हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस लेक्चर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं दूसरे टॉपिक की जिसका नाम है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने हिस्सा लिया, कैसे इन सभी ग्रुप्स की अपनी खुद की डिफरेंट एस्पिरेशंस थी, महत्वाकांक्षाएं थी और कैसे इन सभी के लिए स्वराज का मतलब भी अलग अलग था। तो चलिए शुरुआत करते हैं नॉन कोऑपरेशन इन टाउन्स के साथ और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन इन टाउन्स, जहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे शहरों में नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत हुई। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सभी को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। मैंने आप सभी को बताया था कि दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता है जहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद अगले ही महीने मतलब कि जनवरी 1921 में इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। इस मूवमेंट में देश के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मतलब कि सामाजिक वर्ग हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इन सभी सोशल ग्रुप्स के डिफरेंट एस्पिरेशंस होती हैं, डिफरेंट महत्वाकांक्षाएं होती हैं और इन सभी सोशल ग्रुप्स के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं स्वराज के, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो 1921 जनवरी में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसमें कई सारे सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? इसकी शुरुआत होती है शहरों में, और शहरों में मिडिल क्लास पॉपुलेशन यानी कि मध्यम वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्यों मिडिल क्लास के लोग सबसे पहले यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और क्यों इस मूवमेंट की शुरुआत सिटीज में होती है, शहरों में होती है। चलिए उन रीजंस को समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो शहरों की मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी वो ज्यादातर पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, जिसके वजह से वो स्वराज का मतलब भी समझ पा रही थी, गांधी जी के आइडियाज को भी समझ पा रही थी और साथ ही साथ एक्टिवली प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज भी कर पा रही थी। इसीलिए ये सबसे पहला कारण था जिसके वजह से मिडिल क्लास लोगों ने इस मूवमेंट की शहरों में शुरुआत करी। दूसरा कारण क्या था? शहरों में उस समय ज्यादातर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स, जिसके वजह से यहाँ पर बॉयकॉट मूवमेंट ज्यादा फेमस हुआ और ज्यादा स्प्रेड भी हुआ। तीसरा कारण क्या था? शहरों में ही बड़ी बड़ी मार्केट्स थी जहां पर फॉरेन गुड्स को बेचा जाता था, जहां पर फॉरेन क्लॉथ को बेचा जाता था, ट्रेडिंग होती थी, जहां पे व्यापारी थे। इसी वजह से शहरों में इस मूवमेंट की सबसे पहले शुरुआत हुई। फोर्थ रीजन क्या था? एडवर्टीजमेंट्स। कई तरीकों से जैसे कि पोस्टर्स के थ्रू, स्टैम्प्स के थ्रू शहरों में लोगों के बीच में ये अवेयरनेस को फैलाया जा रहा था, इस इंफॉर्मेशन को फैलाया जा रहा था कि हमें बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड्स को, फॉरेन प्रोडक्ट्स को, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को। और इन सब की मदद से शहरों में ये खबर काफी तेजी से फैली जिसके वजह से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई सिटीज में, शहरों में। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किन रीजंस के वजह से इस मूवमेंट की शुरुआत शहरों में हुई और क्यों मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने यहाँ पर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। अब हमने ये समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और अब ये पढ़ लेते हैं कि इस मूवमेंट में किस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स में लोगों ने 3 तरीकों से हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। सबसे पहला तरीका था सोशल बॉयकॉट, दूसरा तरीका था पॉलिटिकल बॉयकॉट और तीसरा तरीका था इकोनॉमिक बॉयकॉट। तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बॉयकॉट की मदद से यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। सबसे पहले बात करते हैं सोशल बॉयकॉट की। सोशल बॉयकॉट में सबसे पहले
थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने, यानी कि हजारों बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को और कॉलेजेस को छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर बच्चों ने उन स्कूल्स में जाना छोड़ दिया, उन कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा चलाए जा रहे थे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गांधी जी ने ये कहा था कि नॉन कोऑपरेशन का दूसरा स्टेज होगा जहां पर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर उसी स्टेप को फॉलो किया गया और बच्चों ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया। दूसरा यहाँ पे क्या था, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया उन सभी स्कूल से, उन सभी कॉलेजेस से जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल थी। थर्ड बॉयकॉट क्या था, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। मतलब कि यहाँ पर लॉयर्स ने कोर्ट्स में जाना छोड़ दिया क्योंकि वो सभी कोर्ट्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते थे। तो यहाँ पर लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, केसेस को लड़ना छोड़ दिया। और इन तीन तरीकों से सोशली बॉयकॉट किया गया। सबसे पहला तरीका क्या था, स्टूडेंट्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। दूसरा, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। और तीसरा, लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिस को बंद कर दिया। तो ये बात हो गई सोशल बॉयकॉट की। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पॉलिटिकल बॉयकॉट के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गांधी जी ने कहा था कि काउंसिल इलेक्शंस में कोई भी लीडर, कोई भी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हम काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे, जिसके खिलाफ कई सारे कांग्रेस लीडर्स ने आवाज भी उठाई थी। तो यहाँ पर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो उसके वजह से काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। तो कई सारे प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया गया। तो यहाँ पे गांधी जी की बात को फॉलो करते हुए काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। लेकिन एक प्रोविंस ऐसा था, एक प्रदेश ऐसा था और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जिसने हिस्सा लिया काउंसिल इलेक्शंस में। अब वो कौन से प्रोविंस था और कौन सी पार्टी थी, ये समझ लेते हैं। तो प्रोविंस था मद्रास का, और मद्रास में जस्टिस पार्टी ने हिस्सा लिया था काउंसिल इलेक्शंस में। तो मद्रास में जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। अब ये जस्टिस पार्टी कौन सी थी, जस्टिस पार्टी बनी थी नॉन ब्राह्मण से। तो जस्टिस पार्टी के कौन कौन लीडर्स थे, नॉन ब्राह्मण्स। अब क्यों इस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया काउंसिल इलेक्शंस में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बोला गया था कि काउंसिल इलेक्शंस को नहीं माना जाएगा, उसमें हिस्सा नहीं लिया जाएगा। आप सभी को याद होगा, हमने सिविक्स में ये पढ़ा है कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम हमारे देश में एग्जिस्ट करता था, आज भी करता है। किस तरीके से जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, करेक्ट। तो इस समय क्या हुआ था, जब इलेक्शंस आ रहे थे तो उस समय तक नॉन ब्राह्मण्स के पास पावर नहीं थी और ज्यादातर पावर का एक्सेस हमेशा ब्राह्मण्स के पास ही हुआ करता था। तो जब यहाँ मौका मिला जस्टिस पार्टी को एक ऐसे इलेक्शंस का जहाँ पर कोई भी दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो रही थी, जहाँ पर दूसरे लीडर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर हमें पावर मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लिया, क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ कि काउंसिल इलेक्शन ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू वो थोड़ी सी पावर गेन कर सकते हैं, जो आम तौर पर सिर्फ ब्राह्मण्स के पास ही होती है। और इसी कारण से उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लिया और इसीलिए ये बन जाता है एक एक्सेप्शन, मतलब कि एक ऐसा केस जो कि बाकियों से डिफरेंट था। अब ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम और ये प्रोविंस आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बावजूद। तो वो कौन सी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। किसकी थी वो पार्टी, नॉन ब्राह्मण्स की। और उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो पावर चाहते थे जो कि आमतौर पर ब्राह्मण्स के पास होती थी। और ये काउंसिल इलेक्शंस उन्होंने कहां पर लड़े, मद्रास में लड़े, जो कि उस समय एक प्रोविंस था। तो ये बात हो गई पॉलिटिकल बॉयकॉट की। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं आखिरी
मतलब कि इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में। गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़े। वो चाहते थे कि फाइनेंशियली ब्रिटिशर्स को नुकसान हो, इसीलिए वो इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करते हैं। तो यहाँ पर शहरों में क्या किया जाता है? सबसे पहले तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाता है। मतलब कि जितने भी बाहरी गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, जो भी फॉरेन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स थे, उनको बॉयकॉट किया गया। यानी कि उन गुड्स को ना तो खरीदा गया, ना ही यूज किया गया। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या था? लिकर शॉप्स पिकेटेड, यानी कि लिकर शॉप्स को पिकेट किया जा रहा था। लिकर शॉप्स कौन सी होती हैं? जो शराब की दुकानें थी। और पिकेटेड का मतलब क्या होता है? आपके चैप्टर में पिकेट का मीनिंग दिया गया है ग्लॉसरी में, तो चलिए उसी की मदद से पिकेट का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है that picket is a form of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop, factory or office। मतलब पिकेट एक ऐसा तरीका है डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रोटेस्ट का, मतलब कि विरोध का ये एक ऐसा रूप है जिसमें किसी भी दुकान, फैक्ट्री या फिर ऑफिस के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है लोगों द्वारा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? विरोध करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कई सारे लोग जमा हो जाते हैं किसी एक दुकान के आगे, एक दुकान की एंट्रेंस के आगे, या फिर ऑफिस या फिर फैक्ट्री के एंट्रेंस के आगे, ताकि कोई भी व्यक्ति दुकान पर ना जा सके, कोई सामान ना खरीद सके, हिस्सा ना ले सके। तो इसीलिए कई सारे लोग क्या करते हैं? वो प्रोटेस्ट के फॉर्म में एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं और उसी को पिकेट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया जा रहा था, यानी कि लिकर शॉप्स के सामने लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो दुकानों की एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहे थे। अब क्यों शराब की दुकानों को पिकेट किया जा रहा था? क्यों यहाँ पर लोगों को आने से रोका जा रहा था? ऐसा इसीलिए क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि लिकर शॉप्स गलत है, लिकर शॉप्स बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि लिकर, शराब लोगों के लिए बुरी है और समाज के लिए भी बुरी है। साथ ही साथ लिकर के थ्रू ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फायदा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय लिकर पर काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, और वो टैक्स कौन वसूल करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कोई भी अगर लिकर खरीदता था तो उसका फायदा होता था ब्रिटिश सरकार को, और नुकसान होता था लोगों को और समाज को। इसी वजह से गांधी जी कहते हैं कि लिकर शॉप्स बंद हो जानी चाहिए, किसी को भी लिकर नहीं खरीदना चाहिए। और इसीलिए इस मूवमेंट के अंदर क्या होता है? लिकर शॉप्स को पिकेट किया जाता है, ताकि लोगों को भी बचाया जा सके और ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पर भी नुकसान पड़े। तीसरा तरीका क्या था इकोनॉमिक बॉयकॉट का? फॉरेन क्लोथ को जला दिया जाता है बॉन फायर्स पे। मतलब कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी फॉरेन क्लोथ लाया जाता था, जो भी फॉरेन कपड़े आते थे, विदेशी कपड़े आते थे, जो भी लोगों के पास ऑलरेडी विदेशी कपड़े थे, उन सभी कपड़ों को इकट्ठा किया जाता था और साथ में जला दिया जाता था, उनमें आग लगा दी जाती थी। तो बॉन फायर्स यहाँ पर देखे गए, मतलब कि फॉरेन क्लोथ को बल्क में जलाया गया। तो ये थे वो 3 तरीके जिनके थ्रू इकोनॉमिक बॉयकॉट किया गया टाउन्स में, शहरों में। तो यहाँ पर हमने उन तीनों ही तरीकों के बारे में समझ लिया है जिनके थ्रू लोगों ने शहरों में मूवमेंट की शुरुआत करी और मूवमेंट में हिस्सा लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में बताया। मैंने अभी आपको बताया था कि गांधी जी का ये कहना था कि हमें ब्रिटिश सरकार की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना है। करेक्ट, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो कमजोर कैसे होंगे? जब उनकी इकोनॉमी कमजोर पड़ेगी। तो क्या यहाँ पर इकोनॉमिक बॉयकॉट का फायदा हुआ? चलिए ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब that what were the economic effects of the movement। मतलब कि क्या इकोनॉमिक इफेक्ट्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शहरों में। तो यहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट क्या था? जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लोथ का, वो आधा हो गया था 1921 और 1922 के बीच में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि किस तरीके से फॉरेन क्लोथ को जलाया जा रहा था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था। उसके वजह से क्या हुआ, जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ का, मतलब कि जो भी फॉरेन क्लोथ बाहर से हमारे देश में आता था वो अब काफी ज्यादा कम हो गया था, उसकी कीमत कम हो गई थी और उसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी 1921 एंड 1922 के बीच में। 1921 से पहले इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ होता था 102 करोड़ रुपीस का, लेकिन 1921 और 1922 के बीच में ये गिर गया और अब हो गया सिर्फ 57 करोड़ रुपी। तो इस तरीके से जो वैल्यू थी वो ड्रॉप हो गई, वो घट गई 1921 और 1922 के बीच में ऑफ फॉरेन क्लॉथ। और ये क्या था, सबसे पहला इकोनॉमिक इफेक्ट। अब क्यों ब्रिटिशर्स पे इसका सबसे ज्यादा असर हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन मार्केट सबसे बड़ी मार्केट थी, इंडिया में सबसे ज्यादा सामान बिकता था बाहर का, और इसी वजह से जब लोगों ने मना कर दिया बाहर का सामान खरीदने से, इस्तेमाल करने से, और जब उन्होंने फॉरेन क्लॉथ को जलाना शुरू कर दिया तो उसके वजह से ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या था, जो व्यापारी थे और जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अब मना कर दिया था ट्रेड करने से इन फॉरेन गुड्स। तो यहाँ पे जो भी व्यापारी थे, जो भी ट्रेडर्स थे, वो देख रहे थे कि कैसे देश के अंदर कोई भी फॉरेन गुड्स को नहीं खरीद रहा है, कई लोग तो बेचने भी नहीं दे रहे हैं इन गुड्स को, और कई सारे व्यापारी ऐसे भी थे, ट्रेडर्स ऐसे भी थे जो खुद भी फॉरेन गुड्स के साथ अब ट्रेड नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मना कर दिया, ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ विदेशी सामान के लिए जो भी व्यापार होता था उसमें कई लोग पैसे लगाते थे, ठीक है, उसे फाइनेंस करते थे, कई सारे लोग सपोर्ट करते थे, उसे भी, उस सपोर्ट को भी अब रोक दिया गया, जिसका काफी नुकसान हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब इसके बाद तीसरा इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था, लोगों ने अब डिस्कार्ड कर दिया था इंपोर्टेड क्लोथ्स को। डिस्कार्ड करने का मतलब क्या होता है, निकाल देना, छोड़ देना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोगों ने क्या किया था, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को छोड़ दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, जला दिया था, और अब लोग प्रेफर कर रहे थे इंडियन क्लोथ्स को। अब वो इंडियन क्लोथ्स को पहनना चाहते थे, और ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों को अब ये एहसास हो रहा था कि अगर हम हमारे देश में बने हुए कपड़े पहनेंगे, हमारे देश के ही कपड़े पहनेंगे, तो उससे ब्रिटिश सरकार को काफी नुकसान होगा और हम उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने डिस्कार्ड किया इंपोर्टेड क्लोथ्स को और उन्होंने इंडियन क्लोथ्स को पहनना शुरू कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर इंडियन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ गई तो उसके वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ गई इंडिया में। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और साथ ही साथ हैंडलूम्स का भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का मतलब क्या है, इंडिया में जो फैक्ट्रीज थी जहाँ पर कपड़े बनाए जाते थे वहां पर प्रोडक्शन बढ़ गया था, ठीक है, डिमांड के वजह से। और हैंडलूम्स का मतलब क्या होता है, हैंड का मतलब होता है हाथ, लूम्स का मतलब क्या होता है, लूम्स एक ऐसी मशीन आप मान सकते हैं जिससे कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो हाथ से यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है मशीन की मदद से, जिसे हैंडलूम बोला जाता है। तो हैंडलूम्स में भी प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ गई थी, हाथ से भी जो कपड़े बनाए जाते थे मशीन्स के थ्रू अब वो बढ़ गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से डिमांड्स के बढ़ने के वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ चुकी थी, जिससे ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब यहाँ पर साथ ही साथ क्या हुआ, महात्मा गांधी ने स्वदेशी को भी काफी ज्यादा आगे बढ़ाया। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, स्वदेशी मतलब कि मेरे देश का सामान, मेरे देश के प्रोडक्ट्स, मेरे देश में बना हुआ सामान, उसी को स्वदेशी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वदेशी को भी काफी ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा था। और महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने चरखा को और साथ ही साथ खादी क्लॉथ को सिंबल बना दिया स्वदेशी का। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हमारे देश से वो कॉटन लेकर जाते हैं,
इंग्लैंड में वो फैक्ट्रीज में कपड़े बनाते हैं उस कॉटन से और फिर उन कपड़ों को इंडिया में ही लाकर महंगे प्राइस में बेच देते हैं। तो हमें नुकसान होता है, हम क्यों बाहर का सामान खरीदें? तो गांधी जी क्या कहते हैं कि हमें अपने ही देश में धागा बनाना चाहिए, अपने ही देश में कपड़ा बनाना चाहिए और उसी कपड़े को यूज करना चाहिए, स्वदेशी को यूज करना चाहिए। ठीक है। चरखा क्या होता है? चरखा एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हाथों से धागा बनाया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रुई से धागा बनाया जाता है, तो इससे ही धागा बनाया जाता है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हर घर में चरखा का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे, हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। उसी के साथ साथ वो खादी क्लोथ की बात करते हैं। खादी क्लोथ क्या है? वो हमारे देश का बना हुआ कपड़ा है जो हाथों से बुना जाता है। तो वो कहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? खादी क्लोथ का, खादी कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और चरखा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान हुआ। ठीक है। तो ये थे वो 3 इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो कि इस मूवमेंट के वजह से देखे गए। अब शुरुआत में तो ये मूवमेंट शहरों में काफी तेजी से फैला, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो गया। लेकिन क्यों? चलिए समझ लेते हैं दैट व्हाई डिड द मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज। क्यों ये मूवमेंट स्लो हो गया था सिटीज में एक पॉइंट के बाद? अब इसके पीछे के 2 मेजर कारण थे, 2 मेजर रीजन थे। सबसे पहला रीजन था खादी क्लोथ। सबसे पहला रीजन क्या था? खादी क्लोथ। अब खादी क्लोथ कैसे एक रीजन था? ये एक ऐसा कपड़ा है जो बहुत ज्यादा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनत से बनता है, इसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, ये हाथों से बनाया जाता है, बुना जाता है। ठीक है। और इसमें काफी ज्यादा टाइम भी लगता है, इसीलिए खादी क्लोथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है अगर हम उसे कंपेयर करें उन प्रोडक्ट से, उन कपड़ों से जो कि फैक्ट्रीज में बल्क में बनाए जाते हैं। ठीक है। जिनका मास प्रोडक्शन होता है। तो उस समय क्या हो रहा था? खादी क्लोथ बहुत ज्यादा महंगा था और जो बाकी के क्लोथ्स थे जो फैक्ट्रीज में बन रहे थे, जो मास प्रोडक्शंस होते थे क्लोथ्स के, जो बाहर से कपड़ा आता था, वो सस्ता होता था कंपैरेटिवली। इसीलिए अब लोग ज्यादा वक्त तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, खर्चा नहीं उठा पा रहे थे खादी क्लॉथ का, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा था खरीदना। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने क्या किया? उन्होंने फिर से शिफ्ट होना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द फॉरेन क्लोथ्स, और इसीलिए खादी क्लोथ सबसे पहला रीजन बन गया जिसकी वजह से ये मूवमेंट शहरों में स्लो हो गया, क्योंकि लोग इस कपड़े को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरा मेजर रीजन क्या था? इंस्टीट्यूशंस। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए हमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करना होगा। करेक्ट। लेकिन अगर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर दिया गया तो लोग कहाँ गए? मतलब कि अगर बच्चों ने स्कूल्स में जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया, तो अब क्या कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे जहां पर वो जा सके, पढ़ सके? या फिर अगर लॉयर्स ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया था क्योंकि वो कोर्ट ब्रिटिशर्स द्वारा चलाया जाता था, तो क्या कोई दूसरा विकल्प था उनके पास? नहीं। तो उस समय ज्यादातर इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, इंडियन स्कूल्स नहीं थे, इंडियन कॉलेजेस ज्यादा नहीं थे जो कि ब्रिटिशर्स जैसे हों। साथ ही साथ इंडियन कोर्ट्स भी ज्यादा उस समय नहीं थे, और जो आ रहे थे वो बहुत ज्यादा वक्त लगा रहे थे आने में, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो था। तो कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऐसे उस समय कंपैरेटिवली नहीं थे जो ब्रिटिशर्स से बेहतर हों या ब्रिटिशर्स जैसे हों। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? एक वक्त के बाद बच्चों को स्कूल जाना था, पढ़ना था, बच्चों को कॉलेज में जाना था, पढ़ना था, लोगों को कमाई के लिए काम करना था, लॉयर्स को अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना था, टीचर्स को पढ़ाना था क्योंकि वो उनका पेशा था, उनके लिए पैसे जरूरी थे। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फिर से ट्रिकल कर जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो वापस चले जाते हैं उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में, और साथ ही साथ वो लॉयर्स भी वापस ज्वाइन कर लेते हैं गवर्नमेंट कोर्ट्स को, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है
और कोई विकल्प नहीं होता है। इसी वजह से अब जिस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बॉयकॉट किया था, उसी इंस्टीट्यूशन में ये अब वापस जा रहे थे, जिसके वजह से ये मूवमेंट सिटीज में स्लो हो गया था। तो दो मेजर रीजंस क्या थे? सबसे पहला खादी क्लॉथ जो कि बहुत महंगा था, और दूसरा लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो इसी के साथ हमने ये समझ लिया है कि क्यों और किन रीजंस के वजह से सिटीज में ये मूवमेंट स्लो हुआ। इसी के साथ साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन इन टाउन्स, यहीं पर खत्म होता है। तो यहाँ पर हमने आज ये समझा है कि किस तरीके से टाउन्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, कैसे डिफरेंट तरीकों से लोग पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कैसे ये मूवमेंट इकोनॉमिकली इफेक्ट करता है ब्रिटिशर्स को, और फिर क्यों ये मूवमेंट धीरे धीरे बहुत ज्यादा घट जाता है टाउन्स में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।